Hello everybody, welcome back to my channel Educational Panacea. My name is भानु प्रताप। So guys, आप लोग काफी टाइम से मुझे कह रहे थे, आप लोगों के मैसेजेस कमेंट बॉक्स में आते रहते थे और इंस्टाग्राम पे मुझे कई लोगों के मैसेज आए, कुछ लोगों के मेल्स आई कि आप सर वो जो 3 लेबर कोड्स है उनको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करवाइए। तो आप लोगों की डिमांड पे मैं इसको रिज्यूम करवा रहा हूँ। हालांकि मैंने कहा था आपको कि मैं पीएफ एक्ट के साथ के खत्म होने के बाद ये करवाऊंगा, बट अब मैं इसको स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो सबसे पहला कोड ऑन वेजेस आपका हो चुका है। आपको पता है कि 4 लेबर कोड्स जो पास हुए हैं, तो उसमें से कोड ऑन वेजेस तो मैं कंप्लीट 6 वीडियो करा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिए। और जो 3 लेबर कोड्स है उसमें आप मैं जो सबसे पहले करवाने वाला हूँ वो है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। तो इन शॉर्ट ये जो आपका कानून है, ये वाला कानून हमने 3 कानूनों को सबस्यूम करके 3 कानूनों को मिला के बनाया है। सबसे पहला आपका ट्रेड यूनियन का एक्ट। अगर आप ट्रेड यूनियन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, सेक्शन बाय सेक्शन डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है लेबर लॉ की, चेक कर सकते हैं वहां से। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो कि सबसे बड़ा कानून है इस पूरे कोड के अंदर, और इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर। तीनों की वीडियोस मिल जाएंगी आपको। अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पे लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है लेबर लॉस की, आप देख सकते हैं वहां पे इंडस्ट्री की डेफिनेशन वगैरह। क्योंकि अब जब मैं रेफर कराऊंगा डिस्प्यूट को तो उतना डिटेल में वो चीज नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो डेफिनेशन मोर और लेस लगभग सेम ही है। हालांकि मैं कवर एक एक चीज कराऊंगा सेक्शन बाय सेक्शन। तो सबसे पहला हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड करेंगे, उसके बाद हम आगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला कोड करेंगे और सोशल सिक्योरिटी वाला कोड हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। हालांकि सबसे लंबा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला, तो उसमें टाइम लगेगा। आप लोगों को थोड़ा पेशेंस बना के रखना होगा और मैं पार्ट बाय पार्ट, सेक्शन बाय सेक्शन इस एरिया को कवर कराऊंगा। तो देखते हैं, अगर हम इस कानून का प्रियम्बल देखें तो इस कानून का प्रियम्बल कहता है कि दिस एक्ट हैज बीन पास्ड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू ट्रेड यूनियंस, कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जिसको स्टैंडिंग ऑर्डर्स भी आप बोलते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स भी बोलते हैं, एंड इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो इनफैक्ट 3 कानून जो मैंने आपको बोला, उन तीनों को सबस्यूम करके हमने इस कोड का निर्माण किया है। और ये कोड एक्चुअल सेंस में आपके बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। हालांकि रेलेवेंट सारा कोड है, सारे लेबर कोड्स आपके लेबर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डिस्प्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला कोड जो आपका कोड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। हालांकि काफी लंबा है ये, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप पेशेंस बना के रखना। मैं टाइम टू टाइम वीडियो इसके लेके आता रहूंगा, सेक्शन बाय सेक्शन। सेक्शन कुछ नहीं हम छोड़ेंगे, ये हमारा टारगेट है। तो साथ के साथ शुरू करते हैं इसको। देखिए, सेक्शन 1, द एक्ट शैल अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया। क्योंकि जेएनके वाला क्लॉज तो आप रेलेवेंट होता है नहीं, और इसका नाम तो आपको पता ही है, द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड सेक्शन 1। अब ये एक्ट कब अप्लाई होगा, कब ये इनफोर्स आएगा, कब ये एक्ट इनफोर्स आएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी। हालांकि अभी ये एक्ट अप्लाई नहीं हुआ, ये एक्ट आपका अभी आपके पुराने ही चल रहे हैं। और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो जितने कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज है उसमें सिलेबस चेंज होने में टाइम लगेगा। तो अभी एक आप लगा लीजिए ऑलमोस्ट 1 साल तक तो आपको पुराने ही लेबर लॉज पढ़ने पड़ेंगे। तो पुराने लेबर लॉज में भी जो इंपॉर्टेंट बचे हुए लेबर लॉज हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनको मैं अपने चैनल पे डाल दूं, ताकि आपका जो पुराना एरिया है वो भी ना छूटे, आपको लगे कि हाँ मैं कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ रहा हूं। अब चलते हैं, आज हम सेक्शन की डेफिनेशन वाले एरिया में चलेंगे। डेफिनेशन का जो इसका एरिया है वो बहुत ही बड़ा है, तो डेफिनेशन में हम इनफैक्ट 2-3 वीडियो लग जाएंगी। सेक्शन 2, सेक्शन 2A, अपीलेट अथॉरिटी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिस अथॉरिटी को अपॉइंट करेगी यहां पे, वो अपीलेट अथॉरिटी होगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अगर आप लेबर लॉस पढ़ते हैं तो आपको आइडिया होगा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। ठीक है। सेक्शन 2B, appropriate government, one of the most important definitions। अब चलते हैं appropriate government की डेफिनेशन की, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इसके अंदर आती है। हालांकि अगर आप मेरे लेबर लॉस की वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपको काफी हद तक आइडिया होगा। अगर हम उन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट के रिगार्डिंग बात करें या अंडरटेकिंग के रिगार्डिंग जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी में आती है,
या फिर हम किसी कंट्रोल्ड इंडस्ट्री की बात करें। कंट्रोल्ड इंडस्ट्री का भी डेफिनेशन मैं आपको आगे बताऊंगा। कंट्रोल्ड इंडस्ट्री आपकी इनफैक्ट जैसे शुगर की इंडस्ट्री होगी या फिर आपकी पेट्रोल की इंडस्ट्री होगी, तो इनके प्राइसेस, इसमें कितने प्राइसेस रहेंगे, इनकी मार्केट कंडीशंस को कंट्रोल इनफैक्ट गवर्नमेंट करती है काफी हद तक, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस में या फिर हम बोले कि पब्लिक यूटिलिटी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये कंट्रोल्ड इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आती है। तो कंट्रोल्ड इंडस्ट्री के लिए जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। डिस्प्यूट तो देखिए कहीं भी हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग कौन फोरम बनाएगा, कौन ट्रिब्यूनल बनाएगा, कौन ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगा, अपीलेट अथॉरिटी कौन अपॉइंट करेगा, तो वहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिसके पास पावर है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, बॉडी अपीलेट अथॉरिटी को अपॉइंट करना वो उसी का काम हो जाता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूं उन एस्टैब्लिशमेंट की जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी या फिर कंट्रोल इंडस्ट्री की, या फिर मैं बात करूं रेलवे, मेट्रो, माइंस, ऑयल फील्ड्स, ये रिपीटेड है इनफैक्ट लगभग सारे कानूनों में ऑलमोस्ट सेम ही है। मेजर पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग इंश्योरेंस, बैंकिंग इंश्योरेंस जो कि सेंट्रल एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश हुई है, जो किसी पार्लियामेंट के द्वारा पास किए हुए लॉ के अंदर एस्टैब्लिश हुई है, बैंकिंग या इंश्योरेंस की वो कंपनीज। इन सब के लिए अगर मैं बात करूं, इन सब के लिए जो आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाती है। इन सब के लिए जो आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाती है। अब इसका पार्ट नंबर सेकंड, मान लीजिए मैं पीएसयू की बात कर रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल की पीएसयू की बात कर रहा हूं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयू की बात कर रहा हूं, या फिर मैं उनके सब्सिडियरी कंपनीज की बात कर रहा हूं। इस डेफिनेशन को थोड़ा एक्सपैंड किया गया है इनफैक्ट, कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की इतनी एक्सपेंसिव डेफिनेशन नहीं होती थी, स्टार्टिंग में जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें ही खत्म कर देते थे और हम नीचे लिख देते थे पुराने वाले कानून में कि अदर एस्टैब्लिशमेंट द स्टेट गवर्नमेंट इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मगर इसको थोड़ा एक्सपेंसिव वे में लिखा गया है कि अगर मैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करूं या उनकी सब्सिडियरीज की बात करूं, सब्सिडियरी को देखें तो सब्सिडी अगर आपकी 50% या उससे ज्यादा होल्डिंग हो जाती है किसी कंपनी में, तो वो आपकी सब्सिडी कहला जाती है। ठीक है, पहले वो शेयर कैपिटल था, अब वो उसमें वोटिंग पावर के हिसाब से जज किया जाता है। तो 50% या उससे ज्यादा अगर आपकी किसी दूसरे कंपनी में होल्ड कर लेते हैं आप उसके वोटिंग पावर को, तो वो कंपनी आपकी सब्सिडी है, मतलब आपकी जूनियर है और आप उसके होल्डिंग कंपनी कहलाए। तो ठीक है, तो अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी है, तो उनके लिए भी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो कौन होगी? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। पॉइंट नंबर 3, अब अगर मैं यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि अगर 51% मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखा है किसी सब्सिडरी में या फिर किसी कंपनी में, जो जनरल डेफिनेशन है आपकी सब्सिडरी कंपनी की वो तो यही है कि जो 50% है उससे ऊपर वाले में, मगर यहां पे क्लियरली ये चीज मेंशन है कि जहां पे मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखा है, तो वहां पे जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगी वो आपकी कौन हो जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब यहां पे सवाल आता है, मान लीजिए ये जो होल्डिंग है, आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना। ये जो होल्डिंग है मान लीजिए, और जब आप ये क्वेश्चन सुनेंगे उस टाइम आंसर देना, क्योंकि आंसर मैं फिर बता दूंगा आगे। ये रिड्यूस हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की और ये लेस देन 50 हो जाती है, लेस देन 50% हो जाती है। ये जो कंपनी में जो इक्विटी होल्डिंग है, इक्विटी होल्डिंग मतलब इक्विटी शेयर होल्डिंग है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग है वो लेस देन 50% हो जाती है। ये कानून के कमेंसमेंट के बाद, ध्यान रखना, इस कानून के, इस कोड के आने के बाद, तो उस केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी या नहीं रहेगी, मतलब वेदर द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कंटिन्यू टू बी द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और नॉट। केस क्या है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट की उस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो होल्डिंग है, जो इक्विटी की होल्डिंग है, वो 50% से नीचे गिर जाती है। तो यहां पे आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं आपको आंसर बता देता हूं। हालांकि आंसर है यस,
क्योंकि लॉ में क्लियरली एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग गिर भी जाती है, स्टिल सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कंटिन्यू टू बी द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता अगर रिड्यूस हो भी जाती है। हालांकि इसके डिटेल रूल्स गवर्नमेंट लेके आएगी, भी तो एक्ट है, इसके डिटेल रूल की कितनी होल्डिंग तक अलाउड है, ऐसा तो नहीं कि अब 1% भी होल्डिंग हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना रही है, तो उसके डिटेल रूल गवर्नमेंट ब्रिंग करेगी इसके रिगार्डिंग। अब चलते हैं हम दूसरे किस्म के अंडरटेकिंग में। मैं सेक्शन 2B के अंदर ही हूं, सेक्शन 2B के अंदर ही हूं मैं अभी। अब हम अदर इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं। ये तो हो गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, चाहे वो आपकी स्टेट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, स्टेट पीएसयूज हो आपकी, उनकी सब्सिडरीज हो, उनकी ऑटोनोमस बॉडीज हो। ऑटोनोमस बॉडीज क्या होती है, जरा मैं आपको आइडिया दे देता हूं, अगर जिनको आइडिया होगा बहुत अच्छी बात है। ऑटोनोमस होगा, ऑटोनोमस बॉडीज हो, जैसे कि मान लीजिए एलआईसी है, एलआईसी एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करती है, या फिर आईसीएआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो ये ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करती है। या फिर एक सेबी की बात कर लेते हैं, जिसके लिए अलग से कानून पास किया है, उस कानून के तहत उसको इंपावर किया, पार्लियामेंट ने कानून बनाया मगर उस कानून के तहत हमने उसको इंपावर कर दिया, इस तरीके से वर्क करता है। अब कोई ऑटोनोमस बॉडी हो जो कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ध्यान रखना, तो उस केस में जो आपका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, जो आपकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो हो जाएगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ कमिंग अपॉन द थर्ड एस्पेक्ट, यहां पे जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन आप देख रहे हैं ना, ये इनफैक्ट काफी वाइडर एम्बिट में लिखी गई है, क्योंकि जो कोड है ना, ये सारे जो कोड्स हम पढ़ रहे हैं, कोड ऑन वेजेस हो गया, चाहे आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला हो गया, या फिर आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन या सोशल सिक्योरिटी का कोड है, सारे कोड का पर्पस ये है कि जो रिडंडेंट लेबर लॉस थे, जो इनका प्रैक्टिकल यूटिलिटी थी, उनको हटाओ, और जो प्रैक्टिकली यूज होते थे लेबर लॉस, उसमें जो फॉल्ट्स थे, उन फॉल्ट्स को रिमूव करके उन लूप होल्स को फिल इन करने की कोशिश करी गई। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन भी सिमिलरली उस हिसाब से थोड़ी एक्सपेंसिव वे में लिखी गई है। देखिए, मान लीजिए अभी मैं सेक्शन 2B में ही हूं, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन में। मान लीजिए डिस्प्यूट हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर में अगर आपको याद हो तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबॉलिशन एंड रेगुलेशन का अलग से कानून है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा एक एक सेक्शन कवर करा रखा है, जाके देख सकते हैं, 4 पार्ट में वीडियो पूरा कानून कवर करा दिया। कॉन्ट्रैक्टर में और कॉन्ट्रैक्ट लेबर में कोई डिस्प्यूट हो जाता है मान लीजिए, और डिस्प्यूट किसी ऐसे इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में हो रहा है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो वहां पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। एजी में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मान लीजिए डिस्प्यूट को ऐसे जगह होता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो वहां पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हो जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि उस इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट पे जिसका कंट्रोल है वो आपका वहां पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का रोल प्ले करेगा, मगर ये डिस्प्यूट पहले जहां अरोज हुआ है, पहले जहां ये डिस्प्यूट आया है, उस हिसाब से हम ये चीज चेक करेंगे। ये चीज ध्यान रखना। ये इनफैक्ट एक एडिशनल आपकी प्रोवाइडेड दैट क्लॉज ऐड करेगी, एक्सेप्शन क्लॉज एक ऐड करेगी। नाउ कमिंग अपॉन सेक्शन 2C, एक ही लाइन का है, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर आपको पता ही होगा, अगर आपने आर्बिट्रेशन एक्ट पढ़ा होगा, तो आर्बिट्रेटर एक्चुअली वो पर्सन होता है जो कि आपके आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग में प्रिसाइड करता है। तो उसके अंदर यहां पे स्पेसिफिकली बस एक चीज लिखी है, आर्बिट्रेटर इंक्लूड्स अंपायर, कि मतलब अंपायर भी आर्बिट्रेटर की डेफिनेशन में आएगा। तो सर ये कौन सा अंपायर है? जो क्रिकेट में खेलता है वो वाला अंपायर? नहीं भाई, ये वो अंपायर नहीं है। मान लीजिए दो आर्बिट्रेटर का डिस्प्यूट होता है, दो आर्बिट्रेटर इवन नंबर में आर्बिट्रेटर, हालांकि इवन नंबर में अपॉइंट नहीं होता, तो दो आर्बिट्रेटर मिलके थर्ड आर्बिट्रेटर को रेफर करते हैं, थर्ड आर्बिट्रेटर को। आर्बिट्रेटर जो होता है वो आपको ऑड नंबर्स में ही अपॉइंट किया जाता है, ताकि डिसीजन में कभी भी डिस्प्यूट ना हो। क्योंकि अगर मान लीजिए 2 में 4 में करेंगे तो 2:2 हो सकता है ना आपका, 6 आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे तो 3:3 हो सकता है, ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आर्बिट्रेटर ऑड नंबर्स में किया जाता है। तो आर्बिट्रेटर जो दो आर्बिट्रेटर थर्ड आर्बिट्रेटर को रेफर करेंगे तो वो बंदा आपका अंपायर हो गया।
तो यहां पे बस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्बिट्रेटर में अंपायर भी आ जाता है और ये क्रिकेट का अंपायर नहीं है। नाउ कमिंग अपॉन द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस वीडियो, सेक्शन 2D, एवरेज पे। मैं थोड़ा आराम आराम से करवा रहा हूं, ज्यादा स्पीड में नहीं। आप मुझ मेरी स्पीड बढ़ा के 1.5x पे वीडियो देख सकते हैं, 1.5 की स्पीड पे अपना वीडियो देख सकते हैं, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट की आपकी क्लैरिटी बनी रहे। जिनको स्पीड में देखना पसंद है वो स्पीड में देख सकते हैं, जिनको स्लो देखना पसंद है अपनी अपनी चॉइस है आपकी। देखिए एवरेज पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है पहले उसको समझते हैं। एवरेज पे वर्ड का ना जिक्र कई बार आपको मिलेगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर। मान लीजिए पेमेंट लेने का डिस्प्यूट है आपका, तो आपका कितना पैसा बन रहा है, आपको जो बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलता है किसी भी चीज का, जैसे सोशल सिक्योरिटी का, तो वहां पे एवरेज पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हालांकि। तो एवरेज पे अलग अलग कानूनों में अलग अलग जगह डिफाइंड है। जैसे सोशल सिक्योरिटी का बताऊंगा तो वहां पे वेजेस की डेफिनेशन सेपरेट है, यहाँ पे वेजेस की डेफिनेशन मैं सेपरेट आपको कराऊंगा। तो एवरेज पे क्या है सबसे पहले वो समझते हैं। मान लीजिए पहला केस सेक्शन 2D का कि मंथली पेड वर्कर है, महीने महीने पेमेंट देता है, सब अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, ऐसे करके महीना तो सबसे कॉमन प्रोसीजर है। उस केस के अंदर जिस डेट पे उसका वेज पेबल हुआ है ना, उसकी जो एवरेज पे पेबल हुई है ना, जिस डेट पे उसकी सैलरी बनती है, पेबल हुई है, उस डेट से 3 महीने, 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स, 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स, उस डेट से पिछले 3 महीने प्रीसीडिंग वाले, उस डेट से प्रीसीडिंग वाले 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स का जो आप एवरेज निकालोगे, जो वो चीज हो जाएगी उसकी एवरेज पे। लेट्स सपोज कि मैं 5 अप्रैल को, 5 ऑफ अप्रैल को चेक कर रहा हूं कि एवरेज पे किसी वर्कर का कितना है, और उसको मंथली जाता है पैसा। तो इससे पिछले 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स, कोई डेट का चक्कर नहीं, कोई एक दिन 2 दिन आधा अधूरा का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, किसी महीने में कम हो रहा है, नहीं। कैलेंडर मंथ्स कह के क्लैरिफाई कर दिया कि इससे पिछले 3 महीने कौन कौन से, मार्च, उससे पहले फरवरी, उससे पहले जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च। तो इसका निकालो आप एवरेज, और जो एवरेज आए 3 महीने को डिवाइडेड बाय 3 कर दो, 3 महीने का एवरेज पे जो बन रहा था, और वो उस बंदे का एवरेज पे कहला गया। ये तो हुआ पहला मंथली पेड के केस में। और उसमें भी ध्यान रखना कि अगर वर्कर ने उससे पिछले 3 महीने काम किया है, अगर मान लीजिए वर्कर ने पिछले 3 वर्कर ने ज्वाइन ही किया अभी अप्रैल में, तो आप 3 महीने का कैसे निकालोगे? अगर वर्कर ने फरवरी में ज्वाइन किया तो आप 3 महीने का कैसे निकालोगे? तो ये चीज ध्यान रखना। अगर मंथली पेड वर्कर है तो हम कैसे चेक कर रहे हैं एवरेज पे, कि जिस दिन उसका पेबल होती है सैलरी मंथली की, उससे जस्ट पिछले 3 महीने चेक कर लो, प्रीसीडिंग वाले कैलेंडर, कंप्लीट कैलेंडर मंथ चेक कर लो, कोई डेट का प्रॉब्लम नहीं, मंथ पूरा महीना कंप्लीट करो, चाहे 31 का हो, चाहे 28 का हो, चाहे 29 का हो, 30 का, कोई फर्क नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उससे 3 महीने पीछे जाओ, मगर उसमें भी शर्त है कि उसने 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स किए हों उससे पहले। ये है पॉइंट नंबर 1, एवरेज पे निकालने का तरीका। इसी के अंदर मैं भी सेक्शन में कंटिन्यू कर रहा हूं, सेक्शन 2D के अंदर ही हूं मैं, यहां से भागा नहीं हूं भी। अगला, अगर हमारे वर्कर साहब वीकली पेड हैं, उनको हफ्ता हफ्ता पर पैसा जाता है, तो उस केस के अंदर फोर वीक्स का, पिछले 4 वीक्स का आप एवरेज निकालेंगे। अगर उन्होंने 4 वीक्स को कंप्लीट किया है तो, अगर इस पर्टिकुलर डेट पे, मान लीजिए लेट सपोज मैं लेता हूं 1 अप्रैल, 1 अप्रैल की डेट पे उनका पेबल हो रहा है, हफ्ते हफ्ते का उनको पेमेंट जा रहा है, तो उससे पिछले 4 हफ्ते का आप एवरेज निकालेंगे। और 4 हफ्ते का एवरेज का मतलब क्या हुआ कि 4 हफ्ते का जो भी एवरेज आएगा वो उस वीकली पेड वर्कर का एवरेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना उसने 4 हफ्ते कंप्लीट किए हो, सिमिलरली जो मैंने मंथली में बताया था। तीसरा, अगर हमारा वर्कर डेली पेड वर्कर है, तीसरा केस,
हमारा वर्कर डेली पेड वर्कर है, तो उस केस में 12 फुल वर्किंग डेज, कोई पार्ट टाइम नहीं, पूरा 8 घंटे की शिफ्ट होती है यूजुअली, जिस दिन उसका पेबल हो रहा है ना, उससे पिछले 12 दिन प्रीसीडिंग वाले, आगे के तो ऑब्वियसली नहीं हो सकते एवरेज निकालने के लिए, उससे पिछले 12 दिन का जो उसका बनता है उसका एवरेज निकालिए। मगर फिर से शर्त क्या है कि उसने 12 फुल वर्किंग डेज काम किया हो, 12 फुल वर्किंग डेज काम उसने किया हो, तब जाके पिछले 12 दिन का एवरेज निकाल पाओगे। तो महीने का है तो कैसे, 3 महीने का, हफ्ते का है तो कैसे, 4 हफ्ते का, डेली का है तो कैसे, 12 फुल वर्किंग डेज। लेकिन सब में शर्त क्या है, महीने का 3 महीना काम किया हो, हफ्ते का 4 हफ्ते काम किया हो, डेली का उसने 12 फुल वर्किंग डे काम किया हो। अब सवाल आता है कि अगर मान लीजिए इन तीनों तरीकों से कैलकुलेशन नहीं हो सकती, इन तीनों तरीकों से आप हिसाब किताब लगा ही नहीं पा रहे कि कैसे निकालें इस चीज को, अब उसमें क्या करें? तो उसमें हम ये करेंगे कि जितने पीरियड उसने एक्चुअली में वर्क किया है ना, जितने पीरियड उसने एक्चुअली में वर्क किया है उस पीरियड का बस एवरेज निकाल लेंगे। मतलब कि जितना हम उसे वेजेस पे करेंगे ना, जितना उसका वेजेस पेबल होगा, हमने कुछ तो वेजेस डिटरमाइन किया होगा ना, तो जितना उसका वेजेस पेबल होगा और जितना टाइम उसने काम किया है उसके हिसाब से हम उसका एवरेज निकाल देंगे कि जितना हमने वेजेस उसको पे किया डिवाइडेड बाय जितना उसने एक्चुअल में वर्क किया, एक्चुअल में वर्क किया। तो ये वाला मेथड लगा के हम उसका क्या निकाल लेंगे, हम ये डिटरमाइन कर लेंगे कि उसका एक्चुअल में एवरेज पे कितना बनता है। तो एवरेज पे का मतलब क्या हुआ, दोबारा बताता हूं, सेक्शन 2D एवरेज पे मींस द एवरेज ऑफ द वेजेस payable to a worker in case of monthly, in 3 complete calendar months, in case of weekly, 4 complete weeks, in case of daily, 12 full working days। आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में कैसे पूछेगा, डेली वर्कर का एवरेज पे कैसे चेक होता है, 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन, 18 दिन। अगर वीकली है तो कैसे चेक होता है, 6 वीक, 5 वीक, 4 वीक। तो आपको आंसर अकॉर्डिंगली देना है। अगर मंथली है तो कैसे चेक होता है, 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने, 12 महीने। और अगर नहीं डिटरमाइन कर सकते तो कैसे चेक होता है वो भी बताना है। सेक्शन कौन सा एवरेज पे का, सेक्शन 2D, आपको ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है जब आप क्वेश्चन को अपना एमसीक्यू को अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे ईपीएफओ के स्टूडेंट्स हो और अगर एलएलबी के नेट के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है और एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं तो बेसिक डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 2E से कंटिन्यू करेंगे, डेफिनेशन चलती रहेगी, 2-3 क्लास आराम से कराऊंगा, आपको कंटेंट की कमी नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच।